नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये साल 1992 की सबसे बड़ी खबर थी। ग्लोबलाइजेशन के बाद नए परवाज पर निकली इंडियन इकोनॉमी के लिए पहला झटका। इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम ने बंबई से लेकर दिल्ली तक फाइनेंशियल और राजनीतिक इदारों को हिला दिया था। दिग्गज स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के दरवाजे पुलिस दस्तक दे रही थी। हजार हाथ पांव मारने के बावजूद उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कसमसाते हर्षद ने जेल से ही एक फोन मिलाया। बोला, स्वामी जी प्रणाम, हर्षद बात कर रहा हूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप दिल्ली से कहिए मेरे ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं प्लीज हटा दें। फोन के दूसरी तरफ से जो जवाब उसे मिला, इसकी कल्पना हर्षद ने नहीं की थी। हर्षद बाबू, मैं आपकी परिस्थिति समझ रहा हूं, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। इतना सुनना था कि हर्षद ने पलट कर कहा, सबूत तो आपके और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हैं स्वामी जी। अगर मैंने मुंह खोला तो आप सब अंदर जाएंगे। उधर से जवाब भी उतना ही रुखा आया। आप ये ना भूलें कि किससे बात कर रहे हैं। इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही स्वामी ने फोन काट दिया और तुरंत पीएमओ फोन मिलाया। हेलो, मैं चंद्रा स्वामी बोल रहा हूं। बड़ी विपत्ति आने वाली है। हर्षद मेहता सरकार के खिलाफ स्टॉक मार्केट स्कैम में बयान देने वाला है। यह स्कैम नरसिम्हा राव सरकार के लिए गले की फांस साबित हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री इत्मीनान से थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस आदमी को इस संकट का समाधान करने की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है, वो अपना काम बखूबी जानता है। इस आदमी को लोग स्वामी जी पुकारते थे। नाम उनका चंद्रा स्वामी था और तांत्रिक बनने से पहले वो नेमी चंद जैन कहलाए जाते थे। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और बात आज नामी गिरामी में उन तांत्रिक चंद्रा स्वामी की, जिन्होंने 80-90 के दशक में भारतीय राजनीति के कई शिखर पुरुषों को उंगलियों पर नचाया। उन्नीस 1971 में इंदिरा गांधी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संकटों से जूझते हुए लोकप्रियता का सफर तय कर रही थी। ठीक उसी साल 23 साल के चंद्रा स्वामी बनारस की गलियों में तंत्र विद्या के पाठ पढ़ रहे थे। उन दिनों अपने हिचकोले खाते राजनीतिक करियर संभालने के लिए ढेरों नेता मंदिरों और तांत्रिकों के यहाँ रोजाना हाजिरी लगाते। सत्ता को दांतों से पकड़े रखने वाले नेताओं को तांत्रिकों के सामने नतमस्तक देखकर चंद्रा स्वामी चुपके कई सबक सीख रहे थे। इन्हीं में से कुछ नेताओं के सामने चंद्रा स्वामी ने भी अपने जौहर दिखाने शुरू किए। वक्त बीतते बीतते इस युवा तांत्रिक का रसूख बढ़ने लगा, लेकिन ये चंद्रा स्वामी थे, इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने ठाना कि वो अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश जाकर आगे की राह तय करेंगे। ये तो आज तक साफ नहीं कि कैसे हुआ, लेकिन चंद्रा स्वामी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अक्सर आते जाते दिखाई देने लगे। पीवी नरसिम्हा राव पहली बार राज्य की कमान संभाल रहे थे और इसी सिलसिले में केंद्र से उनकी तलखी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ज्यादा दिन नहीं लगे कि हवा में ये बात आम थी कि सीएम राव तक पहुंचना हो तो चंद्रा स्वामी ही रास्ता है। हैदराबाद में सब ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन चंद्रा स्वामी अपना प्रभाव दिल्ली दरबार तक चाहते थे। राजनीतिक संपर्कों की बदौलत पीएम इंदिरा गांधी तक पहुंचने में उन्होंने देर नहीं लगाई। सबने देखा कि पीएमओ की कुछ परिक्रमाओं के बाद दिल्ली के शहीद जीत सिंह मार्ग पर चंद्रा स्वामी ने अपना भव्य आश्रम बनवाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ये उन नेताओं का बड़ा ठिकाना बनने लगा जिनके काम राजनीतिक गलियारों में जहां तहां अटके पड़े थे। चंद्रा स्वामी का दावा था कि उन्होंने बिहार के जंगलों में साधना की है और बनारस में तंत्र विद्या सीखी है, मगर उन पर अक्सर ये आरोप लगते रहे कि तंत्र मंत्र का उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं, ये लोगों की कुंडली
इकट्ठा करता था और इसको तो कुछ ज्योतिष का या किसी विद्या का ज्ञान वगैरह था नहीं, तो ये खोजता रहा कि कौन व्यक्ति है जो सही सही बता सकता है, तो उसको शायद मालूम होगा। और उस समय दिल्ली शहर में बहुत लोगों को मालूम था कि रामरूप गुप्ता को ज्योतिष का, कुंडली का भी ज्योतिष का भी, दोनों तरह की ज्योतिष का, यानी ज्योतिष गणित भी और ज्योतिष कुंडली का भी, दोनों का उनको अच्छा ज्ञान था। ये उनके पास जाता था। ये हिंदुस्तान समाचार में न्यूज एडिटर, इसको शुरुआती दौर में कुंडली देख करके और उसके बारे में कुछ वो बताते थे और वही बात ये जा करके अपने ग्राहकों को बताता था। चंद्रास्वामी के पास बड़े बड़े नेताओं की कुंडलियों के साथ अब उनके रहस्य भी जमा होने लगे। एक का फंसा हुआ काम दूसरे से निकलवाना उनके लिए बड़ा सरल था। आहिस्ता आहिस्ता उनके संपर्कों का दायरा देश भर में फैलता गया। लेकिन चंद्रास्वामी बनारस से हैदराबाद और वहां से दिल्ली पहुंचे थे, तो उनका यहां रुक जाना मुमकिन कहां था। उन्हीं दिनों विदेश मंत्री वाई.वी. चौहान लंदन और न्यूयॉर्क के दौरे पर थे। चंद्रास्वामी ने उनके साथ चलने की इच्छा जाहिर की। दोनों लंदन पहुंचकर नटवर सिंह से मिले, जो वहां उस वक्त भारत के डिप्टी कमिश्नर थे। चौहान ने नटवर सिंह से कहा कि चंद्रास्वामी कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष मार्गरेट थैचर से मिलना चाहते हैं। नटवर पहले हिचकिचाए, लेकिन चौहान के बहुत कहने पर उन्होंने थैचर तक ये संदेशा भिजवा दिया। करीब एक हफ्ते बाद मीटिंग तय हो गई, सिर्फ 10 मिनट के लिए। तय दिन तय वक्त पर चंद्रास्वामी ब्रिटेन की अब तक की सबसे ताकतवर महिला राजनेता मार्गरेट थैचर के चैम्बर में थे। थैचर ने उन्हें बैठाया और मिलने का कारण पूछा। सवाल सुनते ही चंद्रास्वामी ने एक कागज के 5 टुकड़े करके थैचर की ओर बढ़ा दिए। बोले, इस पर आप कोई भी सवाल लिखें और अपने मन में पढ़ें। आप जो सवाल पढ़ेंगी मैं उसका उत्तर आपको देता जाऊंगा। चंद्रास्वामी ने जैसा कहा था, थैचर ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो अपने मन में सवाल करती और चंद्रास्वामी उत्तर देते जाते। क्योंकि चंद्रास्वामी को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए ट्रांसलेटर का काम नटवर सिंह निभा रहे थे। अपने हर सवाल का सही जवाब पाकर थैचर हक्की बक्की थीं। सवालों के खत्म होने के बाद थैचर ने कुछ और सवालों के जवाब पाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सबको हैरान करते हुए चंद्रास्वामी ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि सूर्यास्त होने के बाद वो प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। नटवर सिंह के होश फाख्ता हो गए। चंद्रास्वामी के ऐसे तेवर देखकर उन्हें लगा कि आज इज्जत की मिट्टी पलीद होने वाली है, मगर हुआ इसका ठीक उलट। थैचर ने निराश होकर नटवर से पूछा, वो चंद्रास्वामी से क्या दोबारा मिल सकती हैं? हैरान नटवर ने सवाल हिंदी में चंद्रास्वामी के सामने दोहराया। उन्होंने नटवर से कहा, थैचर से कहो कल दोपहर 2 बजे तुम्हारे घर पर मुझसे मिलने आए। नटवर ने दांत पीसते हुए ये बात थैचर को कहने से इनकार कर दिया, लेकिन चंद्रास्वामी का दबाव ऐसा था कि नटवर मान गए। थैचर ने भी तुरंत समय दे दिया। अब चंद्रास्वामी ने एक ताबीज निकालकर थैचर की तरफ बढ़ाया और नटवर की तरफ देखकर फिर से बोले, इनसे कहो मुलाकात के वक्त लाल कपड़े पहनकर आएं और ये ताबीज इनके गले में हो। अगले रोज थैचर उसी वेशभूषा में चंद्रास्वामी से मिलने पहुंची। तमाम औपचारिकताओं के बाद उन्होंने पूछा, मैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कब बनूंगी? चंद्रास्वामी का जवाब था, 3 से 4 सालों के अंदर। थोड़ी खामोशी के बाद चंद्रास्वामी बोले, आप 11 से 13 साल तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहेंगी। ये सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन कमाल ये था कि हुआ वही जैसा चंद्रास्वामी ने उस रोज कहा था। 1979 में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी और 1990 तक सत्ता पर काबिज रहीं। ये 11 साल होते हैं। लेकिन मार्गरेट थैचर के अलावा भी कई विदेशी लोग थे जिनके साथ चंद्रास्वामी के अच्छे रिश्ते थे। उन्हीं में से एक नाम था सऊदी के बिजनेसमैन अदनान खशोगी का। इन पर इल्लीगल तरीके से भारत में हथियार सप्लाई करने के बहुत आरोप लगे थे। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव याद करते हैं, चंद्रास्वामी के संपर्क इतने लोग थे। एक तो अदनान खोशगी करके होता था वहाँ, जो शस्त्रों का व्यापारी था। वो शस्त्र उत्पादक राष्ट्रों से न संहारक औजार खरीदता था, अस्त्र खरीदता था और भारत को और अरब देशों को बेचता था और उसमें उसको बहुत जबरदस्त कमीशन मिलता था। तो वो अदनान खोशगी
जो एक बारे में नरसंहारक था, ही वाज अ ट्रेडर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो चंद्रा स्वामी का परम मित्र था। चंद्रा स्वामी का साम्राज्य अपनी गति से फैल रहा था, लेकिन चरम आना शेष था। 1991 में लोकसभा चुनाव प्रचार के ठीक बीचों बीच लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। घटनाक्रम ऐसे घुमा कि सत्ता उन पीवी नरसिम्हा राव की गोद में आ गिरी जो संन्यास की घोषणा कर चुके थे। चंद्रा स्वामी का सितारा और बुलंद होने वाला था। हैदराबाद के दिनों का रिश्ता याद दिलाकर उन्होंने पीएमओ में फिर आना जाना शुरू कर दिया। राव भी चंद्रा स्वामी पर खूब भरोसा करते, लेकिन मुश्किल दिनों में प्रधानमंत्री बने राव के सामने बाबरी मामला और मुश्किल ले आया था। विध्वंस से पहले के दिन चल रहे थे। तय किया गया कि सारे दलों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया जाए। काम चंद्रा स्वामी को सौंपा गया। नेताओं से लेकर संत समाज तक उनकी पकड़ सब जानते थे। इससे पहले हुए मध्यस्थता के सारे प्रयास बेनतीजा रहे थे, लेकिन चंद्रा स्वामी के हस्तक्षेप से अब मामला जो है वो पटरी पर आता दिखाई पड़ने लगा। शायद कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल भी आता, लेकिन विश्व हिंदू परिषद मूड में नहीं था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी गिरा दी गई, लेकिन जमीन नरसिम्हा राव सरकार की हिली। कार्रवाई हुई तो हिंदू पक्ष सरकार के खिलाफ आ गया। राव के सामने इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति बन रही थी। उन्होंने फिर से चंद्रा स्वामी की तरफ देखा। अगले साल अयोध्या में सोम यज्ञ का आयोजन हुआ। दुनिया भर से हजारों हिंदू जुटे, मगर तभी लखनऊ के कोहिनूर होटल में कुछ ऐसा घटा जिसने एक दफे फिर से चंद्रा स्वामी को कटघरे में ला खड़ा किया। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता सोम यज्ञ कवर कर रहे थे। उनकी जुबानी सुनिए। सोमयज्ञ में साधु गए थे, दिल्ली से, बॉम्बे से, कहां से, पूरे देश से हजारों साधु पहुंचे थे। तो वो लखनऊ में उनको एक होटल में रुकाया जा रहा था। बिफोर दे रीच अयोध्या, तो पहले एयरपोर्ट से उतर के लखनऊ के एक होटल में रुकते थे। 2-4 घंटे 6 घंटे रेस्ट करके अपना थोड़े स्नैक्स लेके फिर वो अयोध्या जाते थे। तो चांस की बात, मैं उस होटल में पहुंच गया। मैंने रिसेप्शन पे पूछा कि भाई ये सोमयज्ञ वाले जो साधु जी आए हैं वो कहाँ है साधु लोग? बताया सब इसी रूम में हैं। मैं पहुंचा तो वहां मानो चला टीवी पे MTV चल रहा था और सारे के सारे शराब पी रहे थे। मैंने वो स्टोरी एज इट इज जैसी देखी थी वैसी लिखी, एंड इट बिकेम सच अ रेज के साथ सारे पूरे दिल्ली के जर्नलिस्ट आके मुझे ढूंढ रहे थे कि बताओ उसमें वो वाले कौन से जो सोमरस पी के सोमयज्ञ कर रहे हैं। चंद्रा स्वामी को विवाद प्रिय थे, या शायद विवादों को चंद्रा स्वामी प्रिय थे, लेकिन उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। राव के लाडले थे वो। अब प्रधानमंत्री के लाडले थे तो उनके दुश्मन भी कई होने थे। ऐसे ही एक ताकतवर नेता की नजरों में स्वामी खटक रहे थे। वो थे गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट युवा थे और कुछ कर दिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शक्तिशाली चंद्रा स्वामी को चुना, जो उनके अपने प्रधानमंत्री के खासम खास थे। 1995 में बबलू श्रीवास्तव नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन को CBI नेपाल से पकड़कर दिल्ली लाई थी। उस पर दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़े होने के आरोप थे। CBI से पूछताछ में बबलू ने कहा कि चंद्रा स्वामी के दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इस बात को पत्रकार राजेश जोशी ने अपने कैमरे में कैप्चर किया और अगले ही रोज अखबारों में यह खबर आम हो गई। राजेश पायलट को इसी का इंतजार था। चंद्रा स्वामी की गिरफ्तारी के ऑर्डर निकल आए, लेकिन पायलट ने शायद उन्हें कम करके आंका था। 2 दिन में ही राजेश पायलट ने खुद को गृह मंत्रालय से पर्यावरण मंत्रालय में पाया। अब वो इस मामले की देखरेख में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन तब तक सेंट किट्स फॉर्जरी केस और स्कैम 1992 भी चंद्रा स्वामी की परीक्षा लेने आ चुके थे। हर फिक्र से बेखबर चंद्रा स्वामी ने दिल्ली के संजय वन के पास उन दिनों हवन करने का ऐलान कर दिया। ये एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया था। ये बात जब मंत्री राजेश पायलट को पता चली तो उन्होंने हवन पर तुरंत जांच बैठा दी। हवन रोकना पड़ा। पायलट लगातार चंद्रा स्वामी के लिए रुकावट बनने लगे थे, लेकिन सच यह है कि चंद्रा स्वामी के पतन की ये शुरुआत थी। अगले ही साल वाजपेयी सरकार ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अपने खराब होते हालात को चंद्रा स्वामी भांप नहीं पाए। नरसिम्हा राव खुद चंद्रा स्वामी से कतराने लगे। वजह भी थी। जिस व्यक्ति को नरसिम्हा राव अपना गुरु मानते थे, उसके ही चलते अब राव लगातार कई केसेस में अपना नाम पाने लगे। वरिष्ठ पत्रकार और नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे वेद प्रताप वैदिक बताते हैं। तो क्या है, ये चला जाता था ना, उनके घुस जाता था जबरदस्ती। चंद्र स्वामी इसको बैठने के लिए भी नहीं कहते, ये खड़े खड़े इसको कहते थे अब जाइए। शुरू में आए जाया करते थे, लेकिन नरसिंह राव जी को जब मालूम पड़ा ना दलाली करते हैं, सब धंधेबाजी में लगे हैं,
फिर उनका बड़ा रवैया नेगेटिव हो गया। बल्कि ये जो भारत साधु समाज है ना, ये अब अध्यक्षों का नाम भूल गया मैं, एक शायद वामदेव जी थे या कौन, वो मेरे घर आए और मुझसे कहने लगे कि सर हम नरसिंह राव जी से मिलना चाहते। भाई आप साधु लोग किसी साधु को पकड़ लिए, मैं उनको बोल दूंगा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट है। तो बोले हम चंद्र स्वामी के साथ जबरदस्ती एक दिन चले गए, उन्होंने हमको बैठने के लिए भी नहीं कहा, खड़े खड़े हमको आउट कर दिया। तो मैंने राव साहब से एक बार जिक्र भी किया, कहने लगे अरे छोड़िए ये सब बेकार के लोग हैं। ये बात है 1982 की। कैमिना मिस इंडिया जीतकर सुर्खियों में आई पामेला की मुलाकात एक रोज चंद्रा स्वामी से हुई। बातों बातों में चंद्रा स्वामी ने भांप लिया कि पामेला विदेश जाकर बसना चाहती हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। चंद्रा स्वामी विदेश में नेताओं और उद्योगपतियों के बीच अपनी पैठ जमाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने तेज तर्रार पामेला को चुना। अमेरिकी हाउस ऑफ स्पीकर जिम राइट से बात करके पामेला को ग्रीन कार्ड दिलवाने का वादा किया और उसे अपनी पीआर बना लिया। इसी दौरान पामेला की मुलाकात चंद्रा स्वामी के दोस्त और उस वक्त के सबसे अमीर शख्स अदनान खशोगी से हुई। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। पामेला ने ताकतवर लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती वो चंद्रा स्वामी और अदनान के साथ साझा करती। देखते ही देखते उसने 2 अखबारों के एडिटर, ब्रिटेन के खेल मंत्री और हथियारों के डीलर के साथ संबंध बना लिए। पामेला चंद्रा स्वामी और खशोगी के कहने पर सेक्स वर्कर बन चुकी थी। उसके पास ब्रिटिश संसद का एक्सेस कार्ड तक था। धीरे धीरे वो पार्टी के एक सांसद की रिसर्च असिस्टेंट बन गई, लेकिन सेक्स वर्कर का काम बदस्तूर जारी था। पामेला अब ब्रिटेन के उद्योगपतियों के बीच एक चर्चित नाम थी। लेकिन खेल कोई भी हो, अंत सबका होता है। इसका भी हुआ। एक मैगजीन में खबर छपी, पामेला बोर्डेस नाम की लड़की दोहरी जिंदगी जीती है। एक सत्तारूढ़ टोरी पार्टी के एक सांसद की रिसर्च असिस्टेंट के रूप में और दूसरा कॉल गर्ल के रूप में, जिसके बेडरूम के कारनामे किसी घोटाले से कम नहीं। इस खबर के सामने आते ही पामेला ने ब्रिटिश सरकार गिराने की धमकी दी। दावा किया कि उसके पास कई सबूत हैं जो ब्रिटेन की मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए काफी हैं। इसके बाद तो अखबारों और मैगजीन्स में चारों तरफ बस पामेला के चर्चे थे। हरियाणा के मध्यम वर्गीय परिवार की उस लड़की की एलीट में मौजूदगी बहुत रहस्यमयी और दिलचस्प थी। खैर, किसी तरह सरकार ने बात दबा दी। लेकिन कुछ महीने ही बीते थे कि पामेला के एक इंटरव्यू ने सभी का ध्यान भारत की तरफ ला दिया। अब वो चंद्रा स्वामी और अदनान खशोगी पर अपने मकसद के लिए उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे थे। इस बार राजनीतिक बवंडर दिल्ली में उठा। कई हफ्तों की खींचातानी के बाद किसी तरह चंद्रा स्वामी ने खुद को बचाया। वैसे चंद्रा स्वामी पर 2 साधुओं की हत्या के आरोप भी लगे थे, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के चलते कभी कुछ नहीं हुआ। नरसिम्हा राव से पहले प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर के कार्यकाल में भी चंद्रा स्वामी का रुआब कम नहीं था। इसी से जुड़ा एक किस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार अनिल सुनाते हैं। ईडी के डायरेक्टर थे यूपी कैडर के एक बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर टी जॉर्ज जोसेफ साहब से मेरी घनिष्ठता थी। तो टी जॉर्ज जोसेफ साहब ने ये इंसिडेंट मुझे बतलाया। उन्होंने कहा कि चंद्रा स्वामी विदेश गए हुए थे और हमने ईडी की इंक्वायरी करते हुए हम उनका फोन हम टेप कर रहे थे। वो इंडिया आने वाले थे और हम उन्हें अरेस्ट करना चाहते थे, लेकिन हमें जानते थे कि वो चंद्रशेखर जी के नजदीकी हैं। अब इसको हम प्रधानमंत्री ज्ञान में भी तो बात को लाना था। उन्होंने मुझे बतलाया कि उनके जो सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, बोले मैंने उनकी जानकारी में उसी डिपार्टमेंट के अंडर में ये ईडी आता था, होम मिनिस्ट्री में नहीं था, रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंडर में आता था। उनकी जानकारी में मैं ये बात लाए और मैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी हम दोनों जो है प्रधानमंत्री से मिलने गए। ये उन्होंने कहा ठीक है, आपको गिरफ्तार करना है आप करिए, ये आपका काम है। परमिशन मिल गई एक तरीके से। लेकिन बोले प्रधानमंत्री हम दोनों को छोड़ने बाहर तक आए और नंगे पांव थे। तो उनका बाहर निकल के मैंने जब प्रधानमंत्री लौट के अपने कमरे में चले गए तो बोले मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि अब चंद्रा स्वामी आएगा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? बोले साहब आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री कितने परेशान हो गए इस बात को सुनकर, लेकिन नंगे पांव हमें छोड़ने बाहर तक आए। बोले इतनी देर में हमारे सोर्स ने बतलाया जो फोन हम इंटरसेप्ट कर रहे थे उस फोन पे ही आ गया कि साहब चंद्रा स्वामी जो है उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल दिया है, क्योंकि बोले यहाँ से मैसेज गया होगा प्रधानमंत्री के यहाँ से। चंद्रा स्वामी का बुरा दौर 1996 में शुरू हुआ, जब उन पर एक के बाद एक कई केस चले।
1992 का इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम, राजीव गांधी हत्याकांड, सेंट किट्स फॉर्जरी केस, बोफोर्स से लेकर हवाला कांड, सब में लगातार चंद्रास्वामी का नाम था। अब तक बचते आ रहे चंद्रास्वामी को तिहाड़ जाना पड़ा। संगीन अपराधों में गिरफ्तार लोगों के साथ एक ही बस में तिहाड़ जेल से मजिस्ट्रेट अदालत तक भेजा जाना चंद्रास्वामी के लिए 3rd डिग्री जैसा था। तंग आकर चंद्रास्वामी ने अदालत से गुहार लगाई कि अपराधी रास्ते में मेरी दाढ़ी खींचते हैं, बाल खींचते हैं, गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं और यहाँ वहां कोंचते भी हैं, इसलिए एक अलग गाड़ी मुहैया कराई जाए ताकि वो सुनवाई पर अदालत में आराम से आ सकें। अदालत ने चंद्रास्वामी को इतनी राहत तो मुहैया करवा दी, लेकिन इस सब के बावजूद वो सत्ता के केंद्र से अब बाहर हो चुके थे। वो अलग बात है कि उनके दोस्त अब भी हर जगह थे। कुछ दिनों बाद रिहाई हुई तो उनका ठिकाना दिल्ली के आलीशान इलाके में बना फार्म हाउस हुआ, लेकिन अब वो अकेले थे। आश्रम सूना पड़ा था। वहां अब ना तो नेताओं की बैठकी लगती और ना मुरीदों की भीड़। सब जानते थे कि चंद्रास्वामी सत्ता के दायरों से बहुत दूर निकलकर अब अप्रासंगिकता के हाशिए पर खड़े हैं। 2017 में जब उनका निधन हुआ तब ना कोई शोर था और ना शोक, बस एक छोटी सी खबर थी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के दौर में चर्चित हुए तांत्रिक चंद्रास्वामी का निधन। आज के नामी गिरामी का सफर इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए। देख रहा है विनोद? नहीं भैया। काहे से कि का है ना, हम सुन रहे हैं आज तक रेडियो। का सुन रहा है? तनी हमको भी सुनाओ। तो सुनिए, गोल्डन माइक्स 2022 में 3 ठो अवार्ड जीता है आज तक रेडियो। का कह रहा है? हाँ भैया, 3 ताल, पढ़ाकू नितिन और आज का दिन, तीनों शो को ट्रॉफी मिला है। अच्छा, मतलब आज तक रेडियो सुन रहा है सारा जहां।